हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस स्ट्रेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज। ठीक है, तो पहले वाले वीडियो में हमने के ए एंड पी के ए को लेके हमने एसिडिक स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करा था डिटेल्स में, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एनाइन के स्टेबिलिटी के ऊपर डिटरमाइन करके कैसे हम एसिडिक स्ट्रेन निकाल सकते हैं, तो एनाइन स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा, हेडिंग ऐसा होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड डिटर्मिनेशन फ्रॉम द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डिटर्मिनेशन from stability of anion, from stability of anion। ओके, तो कौन सा एनायन है जो एसिड है वो आपका एस प्लस छोड़ने के बाद जो एनायन फॉर्म करेगा उस एनायन के बारे में बात कर रहे हैं। वो एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंडा है, एक स्टेटमेंट है, ये हमेशा आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलवेज फॉर्म स्टेबल एनायन, ऑलवेज फॉर्म स्टेबल एनायन। ये हमेशा 100% करेक्ट होता है, हमेशा ये लागू होगा कोई भी एसिड के लिए। तो ये बात आपको सबसे पहले याद रखना है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ऑलवेज फॉर्म एन स्टेबल एनायन। ठीक है, तो लेकिन अभी जो एनायन है उसका स्टेबिलिटी किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, यही चीज़ आपको अभी यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ना है। तो इसमें लगभग 3 फैक्टर्स है। पहला फैक्टर है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, आप इस तरह से लिखना, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड्स ऑन, पहला फैक्टर जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे, जिस एटॉम पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, उस एटॉम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो एनायन स्टेबल होगा। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नेगेटिवली चार्ज एटॉम is more, okay, stability of anion is more, okay, stability of anion is more। और ये वाला जो आपका पॉइंट है ये अप्लाई होता है इन ए पीरियड। ठीक है, हमेशा याद रखना, अप्लाई इन ए पीरियड सीरीज, मतलब ओके, इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यही है, जिस एटॉम पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, उस एटॉम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो एनायन स्टेबल होगा। तो स्टेबल जितना ज़्यादा होगा एनायन, उसका एसिड स्ट्रेंथ भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो बस यही बात है। इसका एक एग्जांपल देते हैं समझने के लिए अच्छी तरह से। तो जैसे कि आपको पता है कि CH3 माइनस, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, NH2 माइनस, ठीक है, फिर आपको OH माइनस, फिर F माइनस। ठीक है, तो इस तरह फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। किसका, जिस एटॉम पे आपका नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे है, यहाँ पे फ्लोरीन एटॉम पे है। ठीक है, तो जिस एटॉम पे नेगेटिव चार्ज है उस एटॉम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे इंक्रीज हो रहा है तो एनायन का जो स्टेबिलिटी होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो एनायन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, एनायन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, तो एसिड स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। तो रीज़न देखो, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से, जो एटॉम जिस एटॉम पे नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको ज़्यादा अच्छी तरह से क्या कर पाएगा, होल्ड कर पाएगा। ठीक है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को होल्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट F माइनस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ज़्यादा स्टेबल होगा तो आपका ये मतलब ये एनायन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो उसका एसिड जो होगा वो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। F माइनस जनरली कौन सा एसिड का आपको कॉन्जुगेट बेस है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे CH3 माइनस जो है, CH3 माइनस आपको कौन सा एसिड से आया है, ये CH4 से आया है। ठीक है, और NH2 माइनस जो है, NH2 माइनस कौन से एसिड से आया है, आपका अमोनिया से आया है। ठीक है, अमोनिया कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस, एम्फीप्रोटिक इन नेचर या एम्फोटेरिक भी आप बोल सकते हो। और OH माइनस कहाँ से आया है, OH माइनस आया आपका वाटर से, H2O, वाटर इज ऑल्सो एम्फोप्रोटिक इन नेचर। एंड F माइनस कहाँ से आया, यह आया आपका HF से। ठीक है, HF से। तो ये बात आपको अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो ये सारा आपका एसिड है, ये एसिड है, ये एसिड है, ये एसिड है और ये एसिड है, और ये 4 क्या है आपका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कोई भी एसिड अपना एक जो हाइड्रोजन है वो छोड़ देने के बाद, ठीक है, जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस।
ठीक है, जो एनाइन बनते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। तो अभी यहाँ पे देखो जैसे कि CH3 माइनस से लेके F माइनस तक आपका एनाइन का स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इस तरफ इंक्रीज हो रहा है स्टेबिलिटी, है ना, इंक्रीज हो रहा है स्टेबिलिटी। तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ से मतलब CH4 से NH3 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, NH3 से वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और वाटर से HF का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो HF इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इस तरफ क्या हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, acidic strength increase, HF is the strongest acid among these four. Okay, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है मतलब इस तरफ आपका Ka का वैल्यू क्या हो रहा है, Ka का वैल्यू भी आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपको याद रखना है। ठीक है, एंड Pka का वैल्यू क्या हो रहा है, Pka का वैल्यू आपका डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि Pka का वैल्यू जितना ज़्यादा कम होगा, उतना ही आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि Pka जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, राइट, और Ka वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, मतलब Ka वैल्यू ऑफ HF विल बी द हाइएस्ट, ओके, एंड Ka वैल्यू ऑफ CH4 विल बी द लोएस्ट। ठीक है, अभी हम आते हैं सेकेंड फैक्टर पे। अब सेकंड फैक्टर है कि साइज ऑफ एटम हैविंग द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जिस एटम पे आपका नेगेटिव चार्ज है उसके साइज को डिटरमाइन करके भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, लेकिन दिस अप्लाई टू ओनली इन ए ग्रुप। ओके, अप्लाई टू ओनली ग्रुप। जैसे कि पहले वाला क्या था, पहले वाला आपका सीरीज में था या पीरियड में था, लेकिन अभी अप्लाई टू ओनली ग्रुप होगा। अगर ग्रुप में होगा तो ग्रुप में अगर आपको कंपेरिजन करना है, ठीक है, तब तो आपको साइज देखना होगा। और इसमें क्या है कि इफ़ साइज इज मोर मतलब बिगर, ठीक है, साइज इज मोर, स्टेबिलिटी इज मोर। ठीक है, स्टेबिलिटी इज मोर, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एनाइन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस एटम पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया HF, ठीक है, HCl, SBr और HI। ठीक है, तो डाउन द क्रू आप देखना यहाँ पे, तो ये जब H+ छोड़ देगा, ठीक है, H+ छोड़ने के बाद आपको F- बनेगा, है ना, इससे आपको मिलेगा Cl-, इससे आपको मिलने वाला है Br-, और इससे मिलने वाला है आपको I-। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज इंक्रीजेस। ठीक है, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। तो साइज इंक्रीजेस हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन भी क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन इंक्रीजेस। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन इंक्रीजेस। लेकिन रीज़न क्या है, रीज़न यही है, जितना बड़ा साइज होगा एटॉम का, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर पाएगा, होल्ड कर पाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से स्पेस ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन नहीं होने वाला आटोमस सेल पे। ठीक है, लेकिन F- में क्या होता है, ये खुद ही बहुत छोटा है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इनके बीच में रिपल्सन होने की वजह से F- जो है जितना स्टेबल नहीं होता है जितना Cl-, Br- एंड I- होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल एनाइन कौन है, I- है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइजेस। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन इंक्रीजेस, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन हो गया इस चारों में से, HI। ठीक है, तो Ka का वैल्यू अगर Ka का वैल्यू ऑर्डर अगर आपको लिखना है तो HI का Ka का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, इसके बाद आपका SBr, ठीक है, इसके बाद HCl, और HF का Ka का वैल्यू सबसे लोएस्ट। ठीक है, और Pka का वैल्यू अगर लिखना है तो Pka का वैल्यू क्या होगा, HF का सबसे ज़्यादा होगा, फिर आपका HCl, तो इसके बाद आपका SBr, और HI का सबसे कम होगा, क्योंकि Pka वैल्यू जितना भी कम होता है उतना वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे। अभी थर्ड फैक्टर ये है, किसी भी एनायन पे अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, किसी भी एनायन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उस एनायन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। तो जैसे एनायन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो इसका स्टेटमेंट आप ऐसे लिखना कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी of anion, okay, increases the stability of anion। so हम ये बोल सकते हैं कि acidic strain increases, K वैल्यू क्या हो रहा है, K वैल्यू आपका increases, और Pk वैल्यू क्या हो रहा है, Pk वैल्यू decreases। ठीक है, Pk वैल्यू decreases। ठीक, ये बात आप याद रखना। इसमें एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ गया होगा सबको। तो ये आपका एसिड है, इथानोइक एसिड, और इसमें मैंने एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके इसमें फ्लोरीन लगा दिया। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दोनों पे। तो यहाँ पे ये एक H+ छोड़ने के बाद इसमें बनेगा आपका CH3COO-। ठीक है, और इसमें एक H+ छोड़ने के बाद इसमें बनेगा आपका CH2, इसमें एक फ्लोरीन है, और COOH। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे
तो इस दोनों एनायन में आपका स्टेबिलिटी देखना कौन एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे तीनों कार्बन जो है एक कार्बन में तीनों जो है तीनों हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है। एक हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट करके फ्लोरीन लगा दिया, और फ्लोरीन कैसा एटॉम है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I इफेक्ट लगाता है वो, ठीक है। -I मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थ्रू सिग्मा बॉन्ड खींचेगा अपनी तरफ, है ना। तो खींचने से क्या होगा, ये जो आपका मॉइटी है यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ आएगा। तो इसमें तो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, तो इसमें ज़्यादा होने की वजह से अगर ये खींचेगा तो ये एनायन का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एनायन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन ये CH3 ग्रुप कैसा एक करते हैं, ये प्लस आई ग्रुप की तरह एक करते हैं, ठीक है, ये प्लस आई ग्रुप की तरह एक करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, अगर ये और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो ये तो और भी ज़्यादा अनस्टेबल बनेगा। तो इस दोनों में से अगर मैं इसको A बोलता हूँ, इसको मैं B बोलता हूँ, तो B का स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। B का स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो K वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका होगा, B का स्टेबिलिटी ज़्यादा होने से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू इथानोइक एसिड, है ना। तो K वैल्यू क्या होगा, K वैल्यू 1 का 2 का ज़्यादा होगा देन 1, ठीक है। इसको मैं 2 दे देता हूँ और इसको 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 2 का वैल्यू K वैल्यू ज़्यादा होगा कि वो ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि उसका एनायन जो बन रहा है वो एनायन ज़्यादा स्टेबल हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं आगे, जैसे कि RCOOH, ठीक है, RCOOH। अब हम इस दोनों एसिड में कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब ये H+ छोड़ देगा, छोड़ने के बाद इसमें आपका कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म करेगा, और ये बेंजोइक एसिड है, इसमें भी हम H+ छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा आपका इस तरह से COO-, ठीक है। तो अभी इसमें RCOO- में क्या होगा, RCO- का स्ट्रक्चर ऐसा होगा आपका, देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें अभी रेजोनेंस हो सकता है इस तरह से, है ना, डिलोकलाइजेशन हो गया। तो डिलोकलाइजेशन होके तो यहाँ पे आपको बन रहा है और एक स्ट्रक्चर ऐसा, राइट। और दोनों कैसा स्ट्रक्चर, दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक। तो यहाँ पे नीचे लिख देना 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा, इसमें ये हो गया C+O, ये हो गया O-, ठीक है। अभी हम इस दोनों मॉलिक्यूल में हम कंपेयर करते हैं कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और OH ग्रुप है ये, ठीक है। ऐसे आप pKa का जो टेबल था अगर वो देखोगे तो ये ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्गर एसिड है, लेकिन हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनायन बनेगा H+ छोड़ने के बाद वो देखते हैं, इसमें होगा RCOO-, ठीक है। RCO- का स्ट्रक्चर कैसा होता है एक्चुअली ओरिजिनली, आपका इस तरह से होगा, ये रेजोनेंस करेगा, है ना। तो रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे आपको 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलने वाला है आपको। तो ये हो गया आपको 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और अभी इसमें देखते हैं, इसमें H+ छोड़ने के बाद ये बनेगा फिनॉक्साइड आयन, ये बन गया आपका फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो इसमें भी रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कैसा होगा। ये माइनस हो गया, ये माइनस चार्ज जो है इस तरफ आएगा, तो ये इस तरह से मूव करेगा, तो मूव करेगा तो इसमें आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा नेक्स्ट वो होगा डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका नेगेटिव, डबल बॉन्ड, फिर ये इस तरफ आ गया, इस तरफ, तो ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव बन गया, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, फिर ये इस तरफ, ये इस तरफ आ गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें जो पहले वाला स्ट्रक्चर था ये एरोमेटिक था, ठीक है, ये एरोमेटिक था, लेकिन इसमें एरोमेटिसिटी जो है लॉस्ट हो गया, इसमें भी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गया, इसमें भी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गया। एरोमेटिसिटी मतलब क्या होता है, हुकेल्स का जो रूल होता है 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस तीनों में, इसमें नहीं कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है और इसमें नहीं कर रहा है, ठीक है, इसी में कर रहा है। तो यहाँ पे रेजोनेंस होने पर जब ऑक्सीजन से लोन पे यहाँ पे रिंग के अंदर आ रहा है तो एरोमेटिसिटी लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे चारों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे नहीं लिख सकते
कि 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्टार्क से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें एक ही रेजोनेटिंग मतलब एक ही एरोमेटिक है, बाकी तीनों में एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गया। तो हम ऐसे बोलेंगे ये तीनों स्टार्क्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, जब भी कोई एरोमेटिक मॉलिक्यूल अपने एरोमेटिसिटी लॉस करता है ना तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बन जाता है। तो एज अ रिजल्ट ये जो एनायन है ये आपका रेजोनेंस करने पर क्या हो रहा है, आपका और भी अनस्टेबल कंपाउंड आपका बन रहा है ना, अनस्टेबल एनायन बन रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसमें आपका जो स्टेबिलिटी है एनायन का जो स्टेबिलिटी वो बहुत कम हो जाएगा, है ना, एनायन स्टेबिलिटी लेस है, हम ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है, नो डाउट 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है, लेकिन चारों इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, तो एज अ रिजल्ट जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वर्ड अगर होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि ये दोनों का जो एनर्जी है वो एनर्जी सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चारों का एनर्जी सेम नहीं है, ये तीनों का एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा अनस्टेबल होने के कारण। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ये जो इसको अगर मैं 1 देता हूँ, ठीक है, और इसको अगर मैं 2 देता हूँ तो 1 का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 1 का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो 1 का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है, 1 का जो एनायन है, एनायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण 1 का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो Ka वैल्यू फॉर 1 विल बी ग्रेटर देन द Ka वैल्यू फॉर द 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें आपको 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, इसमें आपको 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं जो इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट इन एनर्जी नहीं है। ठीक है, अनस्टेबल एनायन फॉर्म हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या होगा, इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो ज़्यादा एसिडिक है। लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट एग्जांपल। ये आपका हो गया बेंजोइक एसिड, ये हो गया आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हो गया मिथानोइक एसिड। ठीक है, इसको आपको Ka का ऑर्डर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें जो एनायन फॉर्म करेगा इस पर छोड़ने के बाद वो होगा ये वाला एनायन COO माइनस, इसमें फॉर्म करने वाला है CH3COO माइनस। ठीक है, और इसमें बनेगा SCOO माइनस। ठीक है, इस पर छोड़ने के बाद तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस होने के बाद इक्विवेलेंट 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुका हूँ ये वाला। ठीक है, लेकिन ये वाला ड्रॉ नहीं किया था, जिसमें आप लोग ध्यान से देखो, ये हो गया। तो इसमें जो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो इसमें आपका जो एरोमेटिसिटी वो लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि एवरी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज और ये जो डबल बॉन्ड ये भी कंजुगेशन पे है यहाँ पे, तो इस कारण से ये एरोमेटिसिटी लॉस नहीं होता, फॉरेन प्लस टू सेटिस्फाई करता है हुक्केल रूल का। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। और इसमें एसिडेड आयन में भी आपका 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन जो है बेंजोइक एसिड का जो एनायन का स्टेबिलिटी वो ज़्यादा है देन द एसिडेड आयन, और जो मिथानिक एसिड है वो तो एक्सेप्शनली सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये हमने पीके का जो टेबल हमने लिखा था वहाँ पे आपको बताया था, क्योंकि बेंजोइक जो मिथानिक एसिड होता है वो एक्सेप्शनली क्या होता है, बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 1 दे रहा हूँ, ठीक है, इसको 2 दे रहा हूँ और इसको 3 दे रहा हूँ, तो K का वैल्यू का जो मतलब ये होगा सीरीज होगा। ठीक है, K का वैल्यू ऑर्डर जो होगा, तो K वैल्यू का ऑर्डर सबसे पहले कौन होगा, 3, उसके बाद कौन होगा 1, उसके बाद कौन होगा 2। ठीक है, तो 2 का एसिडिटी क्या हो रहा है, सबसे कम। ठीक है, पीके का वैल्यू भी आप याद रख सकते हो, बेंजोइक एसिड का जो पीके का वैल्यू था, ठीक है, वो कितना था, वो आपका 4.2 था। ठीक है, ये 4.2 है इसका पीके का वैल्यू। ठीक है, इसके बाद आपका जो एसिडिक एसिड है उसका पीके का वैल्यू है 4.7। ठीक है, और मिथानिक एसिड का 3.7। ठीक है, तो आप टेबल और एक बार देख लेना इसको, ठीक है, रिवीजन कर लेना। तो सबसे ज़्यादा जो आपका इस तीनों में से एसिडिक है वो 3.7 सबसे कम है पीके वैल्यू, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिर आपका बेंजोइक एसिड, फिर आपका इथानोइक एसिड। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा। लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल। तो अभी हम ये 4 एग्जांपल करते हैं। तो पहला एग्जांपल में देखिए ये आपका मिथानिक एसिड, इथानोइक एसिड है, ये हो गया आपका प्रोपाइनोइक एसिड और ये हो गया ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, तो इसमें से आपका K का वैल्यू ऑर्डर, आपको चारों में से K वैल्यू ऑर्डर आपको निकालना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा। ठीक है, तो ये मिथानिक एसिड है, तो मिथानिक एसिड का क्या होता है, एक्सेप्शनल सबसे ज़्यादा। ठीक है, और ये इसके बाद ये होगा। ठीक है, इस तरफ आपको क्या हो रहा है, K वैल्यू डिक्रीजेस। ठीक है, Ka वैल्यू का ऑर्डर है ये, K वैल्यू मतलब K वैल्यू मिटाने के सबसे ज़्यादा होगा और जो यहाँ पे बिटाने के सबसे कम है। तो क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ग्रुप ज़्यादा बड़ा है ना, इसमें प्लस आई ग्रुप छोटा है, इसमें प्लस आई और भी छोटा है, इसमें तो प्लस आई ग्रुप है ही नहीं, है ना। तो प्लस आई ग्रुप जितना ज़्यादा होगा उसका एनाइन उतना ही स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से क्या होता है, एनाइन का स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो वैसे ही प्लस आई ग्रुप होने से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने से क्या होता है, एनाइन का स्टेबिलिटी घटता है। ठीक है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपका एनाइन का स्टेबिलिटी कम हो रहा है, इसलिए आपको K का वैल्यू डिक्रीज
डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। तो यहाँ पे देखो सेकंड वाले एग्जांपल में जब ये इसमें से H+ निकल के आएगा, H+ निकल के आने के बाद एनायन का स्टेबिलिटी आपको चेक करना है। ठीक है, तो एनायन का स्टेबिलिटी में देखना जहाँ पे ये COO- यहाँ पे माइनस आने वाला है H+ निकलने के बाद, है ना। तो इसमें सेकेंड वाले में यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, माइनस का इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन इसमें 2 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इसमें कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा एनायन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, है ना। तो K का वैल्यू इसमें सबसे ज़्यादा इसका होने वाला है, क्योंकि इसका एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर ये ठीक है। तो इस तरफ क्या हो रहा है, K का वैल्यू इंक्रीजेस। ठीक है, इस तरफ क्या हो रहा है, K का वैल्यू इंक्रीजेस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, इसका एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तीसरा एग्जांपल पे आते हैं। तो तीसरा एग्जांपल में देखो, जब ये एनायन बन जाएगा मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जब इसमें ये H निकलने के बाद यहाँ पर जब माइनस बनेगा, ठीक है, इसमें भी जब ये H निकलने के बाद माइनस बनेगा इस दोनों में, ठीक है, उस एनायन का स्टेबिलिटी आपको देखना है ना। तो एनायन का स्टेबिलिटी देखेंगे तो ये जो Cl- इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें भी Cl- है, तीसरी वाले में भी आपका क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एनायन का स्टेबिलिटी बढ़ाता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस वाले एनायन से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बहुत दूर है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टेंट पे है, ये थोड़ा सामने है, ये और भी सामने है। तो जितना सामने होगा उतना ही उसका इफेक्ट ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो इफेक्ट है वो उतना ही ज़्यादा होगा इस एनायन से। ठीक है, मतलब एनायन से उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन से खींच पाएगा अपने तरफ। तो एज अ रिजल्ट ये एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका K का वैल्यू भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो ये K का वैल्यू ऑर्डर है। ठीक है, K वैल्यू ऑर्डर है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, एनायन का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेन उतना ज़्यादा होगा, K का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। अभी फोर्थ एग्जांपल में आते हैं। तो ये एरोमेटिक नहीं है, सबसे देखो, हाँ, इस वाले में ये, इसमें मैंने बेंजीन रिंग नहीं लिया है। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये ऑटो पोजीशन पे फ्लोरीन है। ठीक है, फिर इसमें देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आपका पैरा पोजीशन पे है फ्लोरीन। ठीक है, इसमें तो एकदम साथ में ही उसी का सेम कार्बन पे है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये फ्लोरीन। तो ये जो फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव -I इफेक्ट की वजह से। माइनस है मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग देता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो K का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा, 3 के लिए सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, CO- होगा जिसमें, उसी कार्बन में ये F लगा हुआ है, तो उतने ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच पाएगा अपनी तरफ। तो इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद कौन होगा, 1 नंबर, क्योंकि ये इसके बाद थोड़ा पास है ना। फिर आपका 4 नंबर थोड़ा दूर है, और जो 2 नंबर है, या 2 नंबर में या फ्लोरीन सबसे दूर है, वो आपका पैरा पोजीशन पे है, तो उसका K का वैल्यू क्या होगा, सबसे कम। तो K का वैल्यू जो है इस तरह आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आगे और भी एग्जांपल। तो आगे और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इस पहले वाले एग्जांपल में, ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है एज अ सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें एनाइन बनने के बाद ये मिथाइल ग्रुप क्या होता है, प्लस का इफेक्ट करता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है ये। तो डोनेट करने से एनाइन को और भी ज़्यादा अनस्टेबल करेगा। ठीक है, तो ये मिथाइल ग्रुप थोड़ा दूर है और ये थोड़ा पास है इसका। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एनाइन के थोड़े पास होंगे, तो पास होगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा और भी ज़्यादा अनस्टेबल करेगा सिचुएशन को। तो ये इसका जो एनाइन बनने वाला है वो ज़्यादा अनस्टेबल है कंपेयर टू दिस वन, राइट। तो एसिडिक स्ट्रेन इसके लिए ज़्यादा हो जाएगा, पहले वाले के लिए ज़्यादा हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेन कंपेयर टू सेकंड वन। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सल्फोनिक एसिड है, एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड, और ये क्या है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे सिंपल टेबल फॉलो कर लेना। ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड वो ज़्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे K वैल्यू देखेंगे तो K वैल्यू किसके लिए ज़्यादा है, सल्फोनिक एसिड के लिए। ठीक है, तीसरा एग्जांपल पे देखते हैं। तीसरा एग्जांपल बहुत ही इजी है। ठीक है, एथाइन जो है वो sp हाइब्रिडाइज होने के कारण ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो हाइड्रोजन को जल्दी छोड़ देगा, है ना। ये कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब आफ्टर रिलीजिंग ऑफ H+ आयन। ठीक है, जो यहाँ पे एनाइन बनेगा, इस एनाइन में कार्बन पे आपका क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है, और ये कार्बन sp है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो sp वाला जो कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है देन sp2 कार्बन। ठीक है, एंड देन sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन, राइट। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इसका एनायन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, फिर इथीन का, फिर इथेन का। ठीक है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसके लिए हो गया, K वैल्यू अगर हम देखेंगे तो K वैल्यू सबसे ज़्यादा ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो K वैल्यू सबसे ज़्यादा 3 के लिए होगा, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ईजी है ये, पहले भी डिस्कस करा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे वैराइटीज़ हैं। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे जो मिनरल एसिड है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो मैं 1 को सबसे पहले लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे इसमें इथाइन हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया भी हो गया। तो अमोंग द इथाइन, इथीन एंड इथेन, इथाइन सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और वाटर इस
तीनों से ज़्यादा एसिडिक है। तो आपको ये अमोनिया कहाँ पे घुसाना है देखना है, ठीक है। अमोनिया किसके बाद और किसके आगे आएगा ये आपको देखना है। इसमें बस आपको एक ही बात आपको याद रखना है कि sp जो कार्बन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देना sp3 नाइट्रोजन, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट नोट्स की तरह अच्छी तरह से याद रखना है कि sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देना sp3 नाइट्रोजन। मतलब यहाँ पे जो अमोनिया है इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, ठीक है। और यहाँ पे जो इथाइन है, इथाइन का जो हाइब्रिडेशन है वो कितना sp है। तो इथाइन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इथाइन इज मोर एसिडिक कंपेयर टू अमोनिया, ठीक है। तो 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद आएगा आपका सिंपल से बात है वाटर ही आने वाला है, क्योंकि वाटर ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, अमोनिया से भी ज़्यादा। तो 2 नंबर में 5 नंबर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और वाटर के बाद क्या होगा, वाटर के बाद इथाइन हो जाएगा, ठीक है। इथाइन का नंबर कितना है 6, ठीक है। और 6 के बाद क्या आएगा 4, और 4 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद क्या आएगा 2, ठीक है। तो 2 मतलब ये इथाइन है, सबसे कम एसिडिक होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जब एनाइन बन जाएगा, एनाइन बनने के बाद यहाँ पे भी जब एनाइन बनेगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना इस वाले जो कार्बन इसमें ये वाला इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और इस वाले ग्रुप में इथिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये इथाइन ग्रुप है, ठीक है। तो इथाइनाइल ग्रुप आप इसको बोल सकते हो, स्पेलिंग इसका है ETHYNY है, इथाइनाइल ग्रुप। ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, और ये वाला कार्बन sp2 और ये वाला कार्बन sp3, ठीक है। तो कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर जो है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए, 1 नंबर के लिए सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। कि ये तो sp2 है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, तो वो देगा नहीं इतना जल्दी से, है ना। और ये तो sp है और भी ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है, मतलब ये खींचेगा उल्टा, चाहिए तो, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट इसका जो एनाइन बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू अदर 2, ठीक है। तो सबसे के वैल्यू सबसे ज़्यादा 3 के लिए होगा, फिर 2 के लिए होगा, फिर 1 के लिए होगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर ऑन द बेस्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम कर रहे हैं इसको एक्सप्लेनेशन। ये sp2 है और ये sp3, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन s कैरेक्टर होगा, s कैरेक्टर इसमें 50% है, तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और उतना ही ज़्यादा वो उस एनाइन को क्या करेगा, ज़्यादा स्टेबल करेगा, ठीक है। तो ज़्यादा मोर स्टेबल इज द एनाइन, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, ठीक है। ये फंडा है और आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट एग्जांपल में। अभी यहाँ पे देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है 1 नंबर, ठीक है। दूसरे नंबर पे सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। ये तो आप टेबल से देख लेना, टेबल से देखोगे तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, ठीक है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन यही है कि यहाँ पे जब ये H+ हट जाएगा, इसमें जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये प्लस इफेक्ट करेगा, ठीक है। इसमें जब नेगेटिव आएगा ये प्लस इफेक्ट करेगा। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन का जो प्लस इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू प्राइमरी, ठीक है। और ये तो टर्शियरी है, तो टर्शियरी का तो और भी ज़्यादा प्लस इफेक्ट होगा। तो प्लस इफेक्ट ये एनाइन को क्या करेगा, एनाइन को अनस्टेबल करेगा, O- को अनस्टेबल करेगा। इसलिए ये 3 नंबर का जो आपका एनाइन बनेगा वो सबसे कम स्टेबल होगा और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ये सबसे ज़्यादा एसिडिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो ये एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड है और ये एलिवेटिक सल्फोनिक एसिड है। तो इसमें कंपैरिजन एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देना चाहते हो तो बस इसमें आपका एरोमेटिक मतलब क्या होगा, एरोमेटिसिटी होगा और रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस स्टेबल होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, इसमें रेजोनेंस कर सकता है ना, डिलोकलाइजेशन कर सकता है। तो बस हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी वही बात है, ये जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिनॉक्साइड आयन में क्या होगा, इसमें आपका रेजो स्टेबल होगा, इसमें तो कोई रेजो स्टेबल होगा नहीं, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है। और टेबल से भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, इसमें एक साथ बहुत सारे कंपाउंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर मिक्सिंग है, ठीक है, सब कुछ है इसमें, तो आपको अच्छी तरह ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे मिनरल एसिड है क्या, तो ध्यान से देखो इसमें एक भी मिनरल एसिड नहीं है, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा यहाँ पे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो सल्फरिक एसिड होना चाहिए, है ना, एरोमेटिक सल्फरिक एसिड 4 नंबर सबसे पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे सल्फरिक एसिड जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो भी एरोमेटिक वाला, ठीक है। तो 4 नंबर सबसे पहले आएगा। फिर देखो ये एलिवेटिक सल्फरिक एसिड है, ठीक है, तो 5 नंबर। फिर आप देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन मिथानिक एसिड जो है, मिथानिक एक्सेप्शनली क्या था, वो एक्सेप्शनली बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक था। तो आपका 3 नंबर सबसे पहले आएगा, फिर आपका 1 नंबर, फिर आपका 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर के बाद अब क्या आएगा, आपको ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। फिनॉल, ये एरोमेटिक अल्कोहल है, और यहाँ पे वाटर भी है, तो वाटर से ज़्यादा एलिफेटिक अल्कोहल होता है। बाकी तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ठीक है। ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये प्राइमरी मतलब मिथानॉल, ये भी एक्सेप्शनल है, और ये टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। फिर ये अमोनिया आ गया, इथाइन भी है, तो इथाइन ज़्यादा होगा अमोनिया से, ये भी आपको यहाँ पे इनपुट करना है। तो अभी हमें देखना है कि मतलब एसिडिक एसिड के बाद क्या आने वाला है, ठीक है। एसिडिक एसिड के बाद आपका एरोमेटिक अल्कोहल ही आता है अकॉर्डिंग टू द टेबल, ठीक है।
तो इसके बाद मैं 6 देता हूँ। 6 के बाद आप देखो यहाँ पे ये एक्सेप्शनली क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है कंपेरिजन टू वाटर, ठीक है। मिथानॉल जो है, एलिफेटिक अल्कोहल जो है वाटर से कम होना चाहिए था एसिडिक, लेकिन मिथानॉल क्या है आपका एक्सेप्शनली ज़्यादा एसिडिक कंपेयर टू वाटर, राइट। तो 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद आपका आएगा 10, ठीक है। 10 के बाद आएगा वाटर के बाद क्या आएगा अभी सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो 7 नंबर आपका क्या सेकेंडरी अल्कोहल, फिर आपका 9 नंबर क्या है, 9 नंबर है आपका टर्शियरी अल्कोहल, राइट। तो 9 नंबर के बाद देखते हैं अभी 9 नंबर का इथाइन ज़्यादा होगा, फिर एमोनिया होगा, ठीक है। तो इसमें 9 नंबर के बाद आपका आएगा 14 नंबर, ठीक है, 14, और 14 के बाद आएगा आपका 11, 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा 12, ठीक है। तो ये आंसर है आपका, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो, इसमें ये बहुत इजी है। जब ये वाटर आपका एक H+ छोड़ देगा तो इसमें से आपको OH- बनेगा और ये नेगेटिव चार्ज आपको ऑक्सीजन के ऊपर होगा, ठीक है। और ये भी जब अपना एक H+ छोड़ देगा, H+ छोड़ने के बाद इसमें बनेगा SH- और ये नेगेटिव चार्ज सल्फर के ऊपर होगा। तो यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और सल्फर जो एक सेम ग्रुप में होता है, और ग्रुप में अगर आपको कंपेरिजन करना है, ठीक है, एनाइन का स्टेबिलिटी अगर आपको देखना है ना, तो आपको क्या करना, साइज देखना पड़ता है ना। तो सल्फर का साइज बड़ा होता है, तो बड़ा होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये एनाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, तो के वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। इसमें देखो ABC में कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें भी वही करना है। इसमें ये H+ से निकलने के बाद S में माइनस आएगा सल्फर में, इसमें O में माइनस आएगा, इसमें O में माइनस आएगा। तो और O- के कंपेयर में तो S- वैसे भी ज़्यादा स्टेबल, तो A सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, A का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो अभी आपको B एंड C में कंपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन माइनस है, ये भी ऑक्सीजन माइनस है। लेकिन आपका ये वाला जो अल्कोहल है ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है 2 कार्बन पर लगा हुआ है ना, तो सेकेंडरी कार्बन है। और ये जो O है, ये जिस कार्बन पर लगा हुआ है ये आपका टर्शियरी कार्बन है, 3 कार्बन पर लगा हुआ है, ठीक है। तो सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, ज़्यादा आपका एसिडिक होता है अकॉर्डिंग टू टेबल, है ना। तो इस C देखेंगे, C के बाद आपका B, ठीक है। तो C ज़्यादा एसिडिक है, देन B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है एज ए +I ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा H+ छोड़ने के बाद, तो ये Cl- इसको खींच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचे, उसको स्टेबल करेगा। F- भी खींचेगा, I- भी खींचेगा। तो F जो है, फ्लोरीन जो है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो सबसे ज़्यादा खींचेगा, तो इसका एनाइन जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 2 का एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगा, 2 का एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद आपका 1, उसके बाद आपका 3, ठीक है, क्योंकि आयोडीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले में देखो, ये बहुत ही सिंपल से बात है कि इसमें ऑक्सीजन में आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ऑक्सीजन में अगर, और ये ऑक्सीजन आपका इसका जो मतलब हाइब्रिडेशन है वो कितना होगा, वो भी sp3 है। तो sp3 जो ऑक्सीजन प्लस वाला होता है ना, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है ना sp3 नाइट्रोजन प्लस वाला, ठीक है। और sp3 नाइट्रोजन प्लस वाला का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, बस यही चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे। और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑब्वियसली sp3 नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। लेकिन sp3n+ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3O से ज़्यादा होता है, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट सबसे ज़्यादा एसिडिक तो आपका पहला वाला एक नंबर 1 वाला हो जाएगा, फिर आपका नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, ठीक है। समझ में आ रहा है। मतलब ये देखो, ऑक्सीजन जो है ना, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव है। ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम होता है वो पॉजिटिव चार्ज होना नहीं चाहता है, ठीक है। तो वो नेगेटिव चार्ज होना चाहता है ना, कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पॉजिटिव होने से उसको जहाँ से भी हो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना है। तो ये ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड किया हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ज़्यादा करके खींचेगा अपनी तरफ, तो खींचेगा तो ये एस जो है जल्दी निकल के आएगा कंपेरिजन टू दिस नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन उतना अच्छी तरह से खींच नहीं पाएगा जितना ये ऑक्सीजन प्लस खींच पाएगा, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट ये सबसे 1 जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4। ये ऑक्सीजन जो ये sp3 है, ठीक है, 2 लोन पेयर भी है ना इसमें, सारा sp3 है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से। तो इस वाले क्वेश्चन में कोई मिनरल एसिड भी नहीं है, कोई बेंजोइक एसिड या कोई सल्फोनिक एसिड भी नहीं है, फिर एरोमेटिक अल्कोहल भी नहीं है। तो वाटर ही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा सबसे पहले। तो वाटर देते हैं सबसे पहले। वाटर देने के बाद तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एसिडिक हो जाएगा वो सबसे पहले वाटर आएगा, ठीक है। वाटर के बाद अभी देखते हैं, वाटर के बाद ये तो मीथेन है, ये तो आपका एथीन, जो एथीन है एथीन से भी कम हो जाएगा, है ना। तो सबसे सेकंड पे आना चाहिए 4 नंबर ये वाला, ठीक है, क्योंकि sp कार्बन है इसमें, sp कार्बन sp3 नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ज़्यादा एसिडिक भी होगा। तो फिर 2 नंबर आएगा एमोनिया, ठीक है। तो 2 नंबर के बाद आपको 5 नंबर दे दीजिए, इसके बाद 1 नंबर, ठीक है। तो ये होना चाहिए ट्रेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिथानॉल है, मिथानॉल एक्सेप्शनली वाटर से भी ज़्यादा होता है। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो नंबर 1 सबसे पहले आएगा, फिर 3 नंबर, फिर प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है,
फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, समझ में आ रहा है? टर्सरी अल्कोहल, इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, क्यों टर्सरी अल्कोहल सबसे कम होता है, मतलब सेकेंडरी से क्यों कम होता है, प्राइमरी से भी कम होता है ना। तो ये बात आपको ठीक है समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इसमें देखो ये बहुत ईजी है, इसमें देखो इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन इस तरह से लगा हुआ है, और इस हाइड्रोजन छोड़ने के बाद डबल बॉन्ड O माइनस होगा, है ना, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो मिथाइल ग्रुप तो प्लस आई इफेक्ट करता ही है ना, हमें पता है पहले से। इसमें भी आपका 3D लगा हुआ है ना, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या होता है, आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन, राइट। तो और ड्यूटेरियम का मास भी ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा होगा तो इसका मास ज़्यादा हो जाएगा, मास ज़्यादा होगा तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो प्लस आई इफेक्ट इज मोर। तो प्लस आई इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो इस एनायन को, इस ऑक्सीजन माइनस को क्या करेगा, ज़्यादा अनस्टेबल करेगा। ज़्यादा अनस्टेबल करे तो इसका एनायन आपका क्या हो गया, ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। तो ज़्यादा अनस्टेबल एनायन है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा, तो एज अ रिजल्ट आपका एसिडिक से ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, अभी इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और इसमें आपका अल्कोहलिक ग्रुप है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा नंबर 1, ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर 1, फिर आपका नंबर 3, फिर नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन में आता है, ये JEE में पूछा था। इसमें इस वाले कार्बन, बीच वाले कार्बन 4 ग्रुप लगा हुआ है, और चारों ग्रुप में 4 एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एक एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, इसको रिएक्शन कराया 2 मोल ऑफ सोडियम एमाइड से। ठीक है, और आपको पता रहना चाहिए जो सोडियम एमाइड है इससे आपको NH2- मिलेगा। ठीक है, और Na+ मिलेगा। NH2- जो बहुत अच्छा बेस होता है, ठीक है, वो प्रोटॉन को खींच के लेके आएगा अपनी तरफ। ठीक है, तो प्रोटॉन एसिडिक, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन होगा उसको सबसे पहले खींचेगा। ठीक है, तो ये चारों में से आपको बस कंपेयर, और 2 मोल दिया हो ना, तो सबसे पहला सबसे ज़्यादा एसिडिक वाले को खींचेगा, और उसके बाद जो एसिडिक होगा उसको खींचेगा। तो इस चारों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये तो आपका इथाइन हो गया, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, मतलब एरोमेटिक अल्कोहल हो गया, ये भी एरोमेटिक अल्कोहल है, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो एज अ रिजल्ट इसका एसिडिटी ज़्यादा होगा, है ना। और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका काम करते हैं, इसका जो प्रोडक्ट होकर लिखते हैं, तो इसमें से निकलेगा एक H+, और इसमें से निकलेगा, है ना। तो इसका आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है पूरा। ठीक है, इस तरह से। तो ये COO-, ठीक है, इसमें आएगा आपका ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में ये O-, इसमें एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और इस साइड में तो आपका एक बेंजीन रिंग तो है, इसमें OH, इससे नहीं निकलेगा क्योंकि आपको 2 मोल ही है। 4 मोल देता तो सारा निकल जाता है ना, तो इसमें ये 2 निकलेगा बस। ये इस तरह से आपको 4 ऑप्शन अलग अलग हाइड्रोजन निकाल के दिया था, मतलब। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आना चाहिए। ये जो ग्रुप है, ठीक है, 2, ये -M ग्रुप है एक्चुअली। -M मतलब वो अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरफ, और ये भी -M ग्रुप है। ठीक है, तो 2 -M ग्रुप के बीच में अगर CH2 ग्रुप होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का मतलब ये है कि यहाँ से जब एक H+ निकलेगा ना, तो इसमें जो एनायन आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एज अ रिजल्ट ये इससे जो हाइड्रोजन निकलेगा वो ज़्यादा एसिडिक है, मतलब। ठीक है, क्योंकि उससे H+ निकलने के बाद वो जो एनायन बन रहा है वो एनायन बहुत ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। ठीक है, तो क्या बोलना चाहते हो, ध्यान से देखो। यहाँ पे इसमें C⋅OH है ना, और इसमें CH- आ गया। ठीक है, H+ निकलने के बाद इसमें C⋅O है। ठीक है, और इसमें H है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ आके इसके साथ क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं। ये इस तरफ भी जा सकता है, रेजोनेंस कर सकता है ना। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 50% जाने के चांसेस है, यहाँ पे 50% चांसेस हैं, तो आराम से जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें देखो, इसमें अगर ये जब एनाइन बन जाएगा तो इस तरफ तो C⋅OH तो है ही, इस तरफ भी C⋅O है, लेकिन इस तरफ ये OCH3 आ गया। तो OCH3 क्या है कि -M-I ग्रुप होता है। ठीक है, और ये मतलब इसमें जो लॉन पेयर है ये इसके साथ क्या करता है, रेजोनेंस कर सकता है। तो ये माइनस चार्ज इस तरफ नहीं आ सकता। जब ये इस तरफ रेजोनेंस कर रहा होगा तो यहाँ पे इसका आने के चांसेस उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब। ठीक है, पहले इसमें जितना स्पीड से जा रहा था, इसमें इतना स्पीड से नहीं जा पाएगा। तो एज अ रिजल्ट एनाइन जो है, ये जो नेगेटिव चार्ज है उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। हालांकि ये इस तरफ तो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरफ तो ये 50% पूरा जाएगा, तो लेकिन इस तरफ आपका इस पर 30 to 40% या फिर 20% ऐसा आप कुछ बोल सकते हो, है ना, कम जाएगा 50% से। तो एज अ रिजल्ट इसका जो रेजोनेंस हो रहा है वो कम हो रहा है। ठीक है, मतलब एनाइन का स्टेबिलिटी कम हो रहा है, क्योंकि वो कम डीलोकलाइज कर पा रहा है ना। तो इसमें तो आपका 2 ग्रुप है, -M ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे ये इस तरफ आ रहा है, तो ये इस तरफ जा नहीं पाएगा, नेगेटिव चार्ज जो आएगा इसमें H+ छोड़ने के बाद। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट इस एनायन का स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन।
ठीक है। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि ये इस तरफ जा रहा था रेजोनेंस करने, तो इस तरफ से भी कोई आ रहा है ना, जब ये आ जाएगा इसके साथ रेजोनेंस कर लेगा तो ये इस तरफ से नहीं आ सकता, राइट। तो इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन डिक्रीजेस, ठीक है। तो एज द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो के वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए हो जाएगा, 1 नंबर के लिए, फिर आपको 2 नंबर के लिए, फिर आपका 3 नंबर के लिए। जितना ज़्यादा आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है, उतना ही कम स्टेबिलिटी होगा एन आयन का, उतना ही कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वाले वीडियो का। तो इसमें देखो ये आपका स्टार है, ये स्टारिक ग्रुप है, इसमें भी स्टारिक ग्रुप है, ये 2 कीटोनिक ग्रुप है। तो इसमें इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इस वाले ग्रुप को हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलेंगे, है ना। तो इसमें जब एक H+ आप निकाल लोगे तो H+ निकालने के बाद इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड O इस तरफ है, डबल बॉन्ड O इस तरफ। तो ये इस तरफ जा सकता है रेजोनेंस करने के लिए, ये इस तरफ भी जा सकता है रेजोनेंस करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इस वाले में क्या होगा, इसमें तो आपका यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो ये भी आ सकता है रेजोनेंस करने के लिए। तो एज ए रिजल्ट इसमें क्रॉस कंजुगेशन होगा, और इसमें तो दोनों तरफ से क्रॉस कंजुगेशन होने वाला है ना। तो दोनों तरफ से जब क्रॉस कंजुगेशन होगा तो इसका यहाँ पे जो एनायन नेगेटिव चार्ज आएगा उसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। तो के वैल्यू अगर देखेंगे तो के वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा, 1 नंबर के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, इसका एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो नंबर 1 के लिए सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपका 2 नंबर, फिर आपका 3 नंबर। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। आगे हम बेंजोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्थो इफेक्ट, ये सब जो भी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी बाकी है एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्या करना है कि सारी चीज़ें तो कॉपी में लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो है वो एक एक लाइन पे आप एज अ पॉइंट आप उसको लिख के रखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेरा जितना वेराइटीज़ हो सकता है मैंने सारा सबको इन्वॉल्व करा है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पेन एंड पेपर पर काम होना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, अच्छी तरह से लिख लेना ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा बिल्डअप होता रहे, ठीक है, इस तरह से। तो टेक केयर, अगले वीडियो में मिलते हैं।